जय जिनेन्द्र। और सब कहाँ है पूजा जी? सब ज्वाइन हो रहे हैं? जय जिनेन्द्र। हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमो हरिहरं नमो श्रीराम नमो हरिहरं
Namo Vajraya, Namo Lui Sambasamu, Eso Panchanam Kadam, Sabba Pavakanasam, Mangalam Chesami, डी और आपका आवाज भी। सब कुछ ऐसे लग रहा है। क्या बोल रहे मैम थे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत रेंज की प्रॉब्लम है। हाँ, अभी देखो, अभी आएगी शायद। नवकार मंत्र तो वो फिर दो ही आए, फिर पड़ममा वही मंगलम ही आ गया डायरेक्ट। अभी आ रही है हाँ ना? हाँ, नमो आर्यंतानम, नमो आर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, बाद में पूरा वीडियो स्टक, आवाज भी चले गई, डायरेक्ट पड़ममा वही मंगलम पे चाहे आपका आवाज। अच्छा, यहाँ नेटवर्क का तो प्रॉब्लम अभी भी दिख ही रहा है। बीच में स्टार्ट करने के बाद है ना, एक बार बंद बहुत भी ही हो गया। ज्यादा मैम। हाँ, और ना बिल्कुल भी आपकी मीन्स आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, अभी रुक के आ रही है। अभी तो क्लियर है ना? बहुत कट के आ रही है मैम आवाज। हाँ। बहुत आवाज कट कट के आ रही है आपकी। ओहो। आप वाईफाई से ही जुड़े हुए हैं ना? हाँ मैम, मेरे पास वाईफाई है एयरटेल का। अच्छा। दूसरे लोग कहाँ है, सबको बोलो। यस मैम, मैं बोलती हूँ सबको, लेकिन आपका रेंज का देखो, बहुत आवाज ऐसे ना बीच में चले जा रही है आपकी आवाज, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। मैं तब तक सबको मैं तब तक सबको बुलाती हूँ। हाँ हाँ। आज हम तांत्रिक के ऊपर अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, तंत्र शास्त्र। तो अभी हम लोग देख रहे थे ना, शैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म। हाँ, शक्ति। हाँ। अब उसके बाद में ये एक टॉपिक छोटा ये भी देख लेते हैं कि तंत्र विद्या को क्या उपमा है, क्या मतलब महत्व दिया गया है भारतीय परंपरा के अनुसार। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि तंत्र विद्या, तंत्र शास्त्र, तंत्रवाद। तो ये तंत्र जो है ना, वो भारतीय की अलग अलग परंपराओं में इसको जो एक अध्यात्म परिपाटी उसके रूप में दिया है। पर बेसिकली हम जब इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि तंत्र विद्या का कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग होता है। तो तंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विचार और विभिन्न प्रकार की क्रिया, उसमें जो क्रियाएं चलती है ना, उन सब के बारे में हम लोग देखने वाले। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तन्यते मैम विस्तार्यते। मैंने सबको बोल दिया है, अभी सब ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो हाँ, वो यहाँ पे एक्चुअली मैंने कहते कॉल करके ही सबको बोला है। हैं, तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेक इति तंत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान को इसके द्वारा तान कर विस्तारित किया जाता, तो वो तंत्र है। तंत्र का मतलब है ना, धागा भी होता है, सूत्र। जैसे हाँ कोई भी कपड़ा बनता है ना, तब दो धागे को जुड़ के बनता है। एक धागा इधर से आता है, एक धागा इधर से आता है,
ऐसे करते 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 हाँ। पूरा कपड़ा बनता है ना, यस हैंडलूम का मैम। हमने देखा है ना। हाँ, तो वैसे ही यस मैम। दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग शक्तियां, दो अलग अलग चीजों का मिलन होता है, तब तंत्र विद्याएं शुरू होती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब स्त्री और पुरुष उन दोनों का मिलन होता है तब तंत्र विद्या का निर्माण होता है। तो जैसे जैसे समय चलता गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, उसकी परिपाटी आगे परिवर्तन हो रही थी, तब संप्रति अत्यंत उन्होंने ये सारे जो तंत्र विद्या है ना, अगर हम देखें ना तो तंत्र विद्या केवल भारतीय दर्शन और भारतीय धर्मों में, भारतीय परंपरा में नहीं, पर विदेशों में भी इसका बहुत चलन रहा है। जैसे अगर हम देखें तो भारत के साथ साथ नेपाल में, चाइना में, जापान, तिब्बत में, कोरिया में, उम्बरिया में, इंडोनेशिया, मंगोलिया, सब जगह पर विश्व विश्व के सबसे प्राचीन से प्राचीन तांत्रिक मठ आगम मठ में विद्यमान रहा है। तो इस तरह बहुत सा, अगर हम देखें तो तंत्र बहुत फैला हुआ है, पूरे विश्व भर में फैला। तो मैम इसको ऐसे, ब्लैक मैजिक भी बोलेंगे फिर? हाँ, उसमें ब्लैक मैजिक भी आ जाता है। तो फिर मैम फिर ये तो इस्लाम भी मानता है ना? हाँ, इस्लाम भी मानते हैं, सूफी वाले, मतलब वो देखो ना तो बहुत हाँ। ये फैला हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, बहुत प्राचीन समय से फैला हुआ है। तो जब हम भारतीय तंत्र साहित्य को विशाल और वैचित्रमय साहित्य है, वो बहुत विशाल है और उसका एकदम डिफरेंट फिलोसॉफी चलती है यहाँ पे। ये प्राचीन भी है और व्यापक भी है। वेदीय वाङ्मय से भी किसी किसी अंश में इसकी विशालता बहुत ज्यादा है। चरणाव्यूह नामक ग्रंथ से वैदिक साहित्य का किंचित अगर हमको परिचय मिलता है, परंतु तंत्र साहित्य की तुलना में उपलब्ध जो है, जो भी वैदिक साहित्य है, एक प्रकार से साधारण हमको मालूम लगते हैं। तो तांत्रिक साहित्य का अति प्राचीन लुप्त जो हुआ पहले था ना, वो तो लुप्त हो गया है। उसके बाद उसके बहुत एडिशंस हो गए, बहुत चेंजेस हो गए, और आज हमारे पास जो तंत्र विद्या के बारे में जो ज्ञान है, वो बहुत ही डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि उसमें विस्तार का जो परिचय हमें मैम मिलता आपका है। आवाज पूरा कट जाता मैम। अभी कट हो गया पूरा आवाज। हाँ यस मैम, पहले का थोड़ा। तो यहाँ पे हम, मैंने ये कहा कि जो तंत्र के जो पुराने विद्या थी, पुराने में समय में जो उसकी डिटेलिंग थी, उसकी समझ थी ना, उससे जो आजकल के समय में जो मिलता है ना, वो प्राचीन उसका रूप था ना, वो लुप्त हो गया है। आजकल बहुत ही उसमें चेंजेस होने के बाद ये मिलता है, और उसके विस्तार का जो हमें परिचय मिलता है, उसमें ये अनुमान किया जाता है कि प्राचीन काल में वैदिक साहित्य से भी इसकी विशालता अधिक थी। और संक्षेप में हम ये भी कह सकते हैं कि परम अद्वितीय विज्ञान का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म विश्लेषण और विवरण जैसा तंत्र ग्रंथों में है, वैसा किसी और शास्त्र में नहीं है। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो तंत्र विद्या है ना, उसमें वशीकरण करना, किसी को कंट्रोल करना, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करना, किसी के ये अपने कंट्रोल में अपने हिसाब से चलाना, ये सारी प्रबुद्धि शुद्ध विद्याओं का प्रयोग यहाँ पे बहुत प्रचलित हुआ है। स्पष्टता यह कह सकते हैं कि वर्तमान हिंदू समाज वैद आश्रित होने पर भी व्यवहार भूमि में विशेष रूप से तंत्र द्वारा ही नियंत्रित।
यानी कि अगर हम भारत अलग अलग धर्म देखे, तो जैन देखे, जैन तो कम, पर बौद्ध देखे, सूफी देखे, मुस्लिम देखे, मतलब कोई भी अलग अलग जो धर्म है, वैष्णव धर्म देखे, तो सारे धर्मों में प्राचीन काल से तंत्र विद्या का भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। तंत्र तथा आगम, आगम मतलब यहाँ पे उनके जो ग्रंथ है उसकी बात चल रही है। वो दोनों समानार्थक शब्द है, तंत्र बोलो या आगम। तो किसी किसी स्थान पर आगम शब्द के स्थान में निगम शब्द का भी प्रयोग हमको दिखता है। आगम के बदले निगम। जैन धर्म की बात नहीं चल रही है, दूसरे धर्म की परंपरा की बात चल रही है। वहां पे क्या कहते हैं कि यह संस्कृत तंत्र समझने के लिए आगम शब्द का शब्द प्रमाण रूप में अर्थात अर्थवचन रूप में व्यवहार करते हैं। अंग्रेजी में हम जैसे कहते हैं ना, रिविलेशन, रिविलेशन, जिसका प्रचार होना, जिसका विवरण होना, जिसके बारे में कुछ कहना, तो वो जो बात होती है, जो बड़े पुरुष कहते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती है, आगम के रूप में, उनकी रिविलेशन आगम के रूप में हो जाती है। तो इसमें ये सब नहीं है कि वे जिस प्रकार हिरण्यगर्भ अथवा ब्रह्मा के साथ संशील है, उसी प्रकार तंत्र मूलतः शिव और शक्ति के साथ। तो यहाँ पे जो दो मुख्य चीजें बताई जाती है, वो है शिव और दूसरी है शक्ति। उन दोनों को बहुत ही महत्व का स्थान दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि भिन्न रूपों से विभिन्न प्रस्थानों के तंत्रों का आविर्भाव हुआ। अलग अलग रूप से हम देखें ना, तो अलग जगह में अलग अलग तरह से तंत्र की विद्या प्रचारित हुई। ठीक, तो पांच रात्र अथवा सात्वत आगम इसी के नामांतर है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर वैष्णव के हम देखें सदृश्य या भगवान, तो गणपति है, और उसके दूसरे संप्रदायों की धारा जो चलती है वहां पे देखे, तो इस बहुत सारे जो उनके तंत्र के विषय है, उसमें भी शिव और शक्ति, उन दोनों को बहुत ही आलोचना के साथ प्रस्तुत किया है। तो अगर तांत्रिक साहित्य की विशेषताएं देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले हमको मिलेगा शिव एवं शक्ति प्रमुख आराध्य, यानी कि देवता और देवी कौन है, शिव और शक्ति। शिव और शक्ति। और अधिकांश हम देखेंगे कि शिव और पार्वती के संवाद में, वो दोनों ने जो कन्वर्सेशन किया, उन दोनों की जो बातचीत थी, उसके रूप में वो सारे किताबें हैं, सारे ग्रंथ है, सारे आगम है, सारे चीजें हैं। और जो बातों को रहस्यमय एवं लाक्षणिक ढंग से कहा गया है, जो जो बात हुई है उनके उसमें, उनको बहुत ही रहस्यमय के साथ, मतलब उसमें डिटेलिंग और बहुत सारी ऐसी चीजें कही है जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं था। रहस्यमय बातें इसको कहते हैं। और तंत्र की धाराएं चलती है दक्षिण, वाम और मध्यम। साउथ में, वाम में और मध्यम में, ऊपर नीचे और मध्य, मतलब तीन ऐसे पार्ट में प्रमुख धारा है जो मेन धाराएं चलती है। तो वहां कहते हैं कि वहां कर्म कांड, जो क्रिया होती है, कर्म कांडों की प्रधानता है, और अधिकांश ग्रंथ एक प्रकार से व्यवहार पुस्तिका जैसे ग्रंथ। तो तंत्र साहित्य को हम देखने जाए, तो वहां पे क्या कहते हैं कि अगर वाम यानी कि
सदाशिव शिवागम शैव के, उसमें देखने जाए तो उसमें भी बहुत सारे तंत्र होते हैं। तो वहां पे है पूर्णावत तंत्र, अमृत शेषन नेत्र तंत्र, फिर कालोत्तर तंत्र, सर्वज्ञानोत्तर तंत्र, सेवागम, रौद्रागम, भैरवागम। इस प्रकार के हम देखेंगे ना, इतने सारे वाम आगम तंत्र, मतलब इतने सारे तंत्र वहां पे हैं। और शिव शक्ति की परंपरा में देखो तो देखो यहाँ पे जब भी हम देखते हैं ना तंत्र विद्या, तो तंत्र विद्या में जो है ना ऋग्वेद के हिसाब से तो तंत्र के परिभाषा स्टार्टिंग में अलग थी। फिर आगे जाते जाते जब अर्थवेद में भी, वहां पे भी कहा गया कि जो तंत्र विद्या है ना वो डिवाइन डॉक्ट्रिन होती है। वहां पे डिवाइन की एनर्जी, मतलब जो ब्रह्मांड में जो एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी को लेके हमें उसमें अपने मोक्ष की प्राप्ति करने का लक्ष्य होकर ये सारी चीजें करनी चाहिए। पर आगे चलते चलते वहां क्या हुआ, पंचम कोश हो गया। तो वहां पे 5 चीजें ऐसी थी जो जिसे कहते हैं 5 एम मनी, एम का जो है होता है ना सिंबल एम, तो 5 एम यहाँ पे इंक्लूड हो गई। तो उसमें सबसे पहले था एम से मांस, मीट। फिर दूसरा है मदिरा, म से मदिरा यानी कि अल्कोहल। फिर थर्ड एम है म से मुद्रा, मुद्रा हैंड जेस्टर्स, हाथ के अलग अलग तरह से जेस्टर्स दिखाना। फिर चौथा हुआ मैथुन, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स। और पांचवा मत्स्य, यानी कि फिश। तो मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मत्स्य, ये 5 एम जो है ना वो तंत्रवाद में जुड़ गए। तो यहाँ से जैसे शिव और शक्ति का बोलते हैं, वैसे ही मेल और फीमेल का संयोग और चीजों में बहुत ही तंत्र विद्या वाले बहुत ही आगे उसको ले गए। मतलब दिस ऑल एट इट इज बिकम वेरी कॉमन कि मांस खाना, मदिरा पीना, फिर अलग अलग मैथुन की ये सारी क्रियाएं करना, इंटरकोर्स करना, फिश खाना। तो ये सारी चीजें जो है ना 5, उसे पंचम कोश कहते हैं, 5 एम्स कहते हैं। तो ये इसको भी एक अलग से स्थान देती है तंत्र विद्या वाले। और उसके साथ साथ उन्होंने गुरु का तो इम्पोर्टेंस दिया है कि गुरु के बगैर ये ज्ञान नहीं होता है। तंत्र विद्या में हठ योग, तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें बढ़ बढ़ गई। पर उसके साथ साथ जब वेद की बात आती है या ब्राह्मण की बात आती है, तो वो सारा निषेध होने लगे, उसको निषेध करने लगे, उसको निकाल दिया था। किसमें से? तंत्र विद्या में से। किसको निकाला? वेद के जो विश्वास था, वेद के ऊपर जो वो था, तो वो धीरे धीरे निकल गया। स्टार्टिंग में तो था, जब डिवाइन एनर्जी और मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य होता था, तब स्टार्टिंग में था। पर जैसे जैसे समय जाता गया तो ब्राह्मण कुल का भी निषेध हो गया। तो ब्राह्मण लोग भी फिर तंत्र विद्या नहीं करते थे, मतलब उनको भी निकाला गया। तो इस प्रकार देखो तो एज अ टाइम चेंज होते होते यहाँ पे तंत्र विद्या बहुत ही डिफरेंट तरह से हुआ। समझ में आता है आप लोगों को? जो ब्लैक एनर्जी बोलते हैं ना। हाँ बोलिए। अरुणाचल कुछ पूछ रहे हैं? नहीं ना? हाँ। तो इस तरह देखेंगे तो तंत्र विद्या, जैसे मैंने बोला ना कि शैवागम, रुद्रागम, भैरवागम, वाम आगम, ऐसे शिव शक्ति परंपरा भी जो भैरव परंपरा से चलती है, वहां पे भी रुद्र यामल, स्कंद यामल, कुबेर यामल, इंद्र यामल, इस तरह का ये भी शुरू हो गया। और मुंडन माला यानी कि चामुंडा तंत्र, देवियामल, माधव कुल, इस तरह की
कली कुल्लाण यंत्र तंत्र, फिर कंकाल का मालिनी मतलब कंकाल का जो होता है ना उसका खोपड़ी, उसकी मालाएं बनाते, मतलब ये सारी चीजें तंत्र विद्या में बहुत बहुत ही बढ़ गई। काली तंत्र, फिर कुमारी तंत्र, निरुत्तर तंत्र, इस तरह की इतने सारे तरह की जो चीजें है ना, वो बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ गई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो उसमें पहले जो तंत्र प्रवर्तक ऋषि थे, तो उसके बारे में अगर हम पढ़े तो ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति का अगर हम विचार करने पर हमें प्रतीक होता है कि प्राचीन काल से जो वैदिक तथा तांत्रिक की जो साधनाएं धारणा। हेलो, मैं जी ऑडिबल? मैम। आवाज आ रही है? बीच में कट हो गया था ना। हाँ, तो वहां पे क्या कहते हैं कि जैसे कि सारी धर्म में तंत्र को तो महत्व दिया है, पर 19th सेंचुरी से तंत्रिज्म इंडस वैली सिविलाइजेशन से जब शुरू हुआ तब उसको पहले 3 भागों में भी हो गया था। जैसे हम लोग ने क्लास क्लास में भी देखा था ना, शाक्त संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। तो शाक्त संप्रदाय में से सारी देवियां जो होती है ना, दुर्गा, पार्वती, सती, सरस्वती, काली, मतलब जो 51 शक्तिपीठ की बात कर रहे थे ना, तो उन सारी जगह पे भी तंत्र विद्याओं का बहुत महत्व चलता था। और नाथ संप्रदाय में हम देखेंगे तो बौद्ध को, शिव धर्म को और योग को, इन तीनों को साथ में अगर लेंगे तो आदि शिव, वहां पे आदि शिव के रूप में भी तंत्र विद्याएं बहुत चलती है। उसके बाद इजिप्शियन, चाइनीज, ताओइज्म, सूफीज्म, सब जगह हम देखें ना तो तंत्र विद्याएं बहुत ही चलती है। तो ऐतिहासिक रूप से अगर हम सीक्वेंस में जाएंगे तो वैदिक काल में जो तांत्रिक की साधना चल रही थी उसके उसमें हमको जो परस्पर घनिष्ठ संबंध जो रहा है वहां पे, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बात तो सच है कि वैसे ही वही यह भी सत्य है कि दोनों प्राचीन काल में शिष्ट जनों द्वारा तंत्रों की समाधान के असंख्य प्रमाण उपलब्ध है। पहले जो तंत्र विद्याएं होती थी ना, वो शिष्ट के साथ होती थी, बाद में ये सारी चीजें सेक्शन वो सभी उसमें ऐड हो गया, नहीं था। तो उसकी वजह से क्या होता था, उनकी प्रसिद्धि, बहुसंख्या देवता भी तांत्रिक साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते थे, सिद्धियों का लाभ लेते थे। तो तांत्रिक साधना का परम आदर्श था शाक्त साधना, जिसका लक्ष्य था महाशक्ति जगदम्बा की मातृ के रूप में उपासना करना और उसकी शिवोपासना करना। और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र, स्कंद, वीरभद्र, लक्ष्मीश्वर, महाकाल, काम, और ये सारे सभी श्री माता के उपासक थे। तो प्रसिद्ध ऋषियों में कोई कोई तांत्रिक मार्ग के उपासक थे और कोई कोई तांत्रिक उपासना के प्रवर्तक भी थे। तो ब्रह्मायामल में जो ऋषि थे, जैसे कि शिव ज्ञान के प्रवर्तक थे, वो थे उष्ण ऋषि, बृहस्पति, दधीचि, संत कुमार, नहुष, ये सारे आते हैं। फिर जैन द्रथ यामल के मंगलाष्टक प्रकरण में तंत्र बहुत प्रवर्तक था। तो वहां की जो रिद्धि, वहां के जो ऋषियों के नाम है ना, वो जैसे थे दुर्वासा, सनक, विष्णु, संवत, विश्वामित्र, गालव, गौतम, इस प्रकार के अलग अलग ऋषि थे। तो अगर हम इनकी सारी बातें और उनकी बातों को देखेंगे तो उस परंपरा में जो सबसे पहले आते हैं दुर्वासा, ठीक, उसको भट्टारक भी कहते हैं।
तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो दुर्वासा नाम आता है ना, तो तांत्रिक साहित्य में क्रोध भट्टारक नाम से इनको परिचय दिया जाता है। तो वहां क्या कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण के 64 अद्वैतागमों को पढ़ाया था। कितने? 64। यह भी किंवदंती है कि कलयुग में दुर्वासा द्वारा ही आगम प्रकाश में लाए गए। दुर्वासा ही थे जिन्होंने इनकी जो बातें है ना, इनको प्रकाशित किया था। तो नेपाल के दरबार के ग्रंथाकार में भी अगर हम देखें तो इनके संबंध में वही लिखा है कि सुर्वासामुपनिषदाम दुर्वासा जयति देशिका प्रथमम, यानी यामल नामक आगम के अनुसार यह बताते हैं कि तंत्र के जो प्रवर्तक थे, जो ऋषि थे, वो कौन थे? दुर्वासा। और दुर्वासा का नाम ब्रह्म या लानुसारी सभी तंत्रों के भीतर सबसे प्रथम आता है। और ये बात ग्रंथकार ने में पिंगला आगम में पिंगला मत के प्रसंग में भी उल्लेखित किया है, वहां पे भी है। तो अर्धचंद्र कला विद्याओं के भीतर भी दुर्वासा का मत सबसे उल्लेखनीय है। और चंद्रकला की जो विद्याएं है, उसका जो कौल तथा उसकी जो मतों की सम्मिश्रित है, उसमें कहते हैं कि प्राचीन काल में इन विद्याओं को 4 वर्णों का अधिकार था, किंतु विशेष यह था कि दैवाणिक लोग दक्षिण मार्ग से अनुष्ठान करते थे और अन्य लोग वाम मार्ग से। इसी तरह कहते हैं कि दुर्वासा श्री माता के उपासक थे। श्री माता के उपासकों में भी उनका नाम दिया जाता था। इसीलिए बहुत सारे ग्रंथों में, जैसे कि त्रिपुर सुंदरी सुंदरी, ललिता स्तवन रत्न, पर शिव महिमा, ये सारे ग्रंथों में दुर्वासा का नाम आता है। फिर इसके बाद जिसका नाम आता है वो है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि के बारे में क्या कहते हैं कि ये वैदिक ऋषि थे। इनके संबंध में अगर हम देखें तो शाक्त परंपरा की भी यहाँ चर्चा चलती है। तो इनके प्रसिद्ध ऋषि का विवरण पुराण में, रामायण में, महाभारत में आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। विदर्भ राजा की कन्या जो थी ना, लोपामुद्रा, उनकी धर्मपत्नी थी। उनकी चर्चा भी प्राय सर्वत्र देखी जाती है। और ये जो वैदिक ऋषि थे, वो जंगलों में सुतीक्षण मुनि ने भगवान के वहां जो पर्वत थे, विंध्य माउंटेन, वहां पे, और दक्षिण की दिशा में अगर हम देखें तो दक्षिण में भी इनका बहुत आवाज हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बहुत ब्रेक हो रही है आवाज, नेटवर्क का बहुत इशू है। हाँ, अब आ रही है। अच्छा, फिर दत्रोतय है, फिर नंदीकेश्वर है। इस तरह से दत्रोतय के बाद नंदीकेश्वर, उसके बाद श्री गौड़पाद, श्री शंकराचार्य, एक के बाद एक जो है ना, उन्होंने भी शायद ये तंत्रिज्म के बारे में वहां बहुत बताया। पर पूर्ण रूप से जो आज की टाइम में जो हमें मिलता है, और पहले जो तंत्र मंत्र की विद्याएं जो चलती थी ना, वो बहुत अलग रूप में चलती थी। पर इसके बाद ये सारी बातें हमको 3 मुख्य ग्रंथों में मिलती है। शंकराचार्य के विषय में 4 प्राचीन ग्रंथों में उसका विवरण किया है, और उसके बाद वैदिक तत्व में और तांत्रिक तत्व में भी उसके लिए बहुत सारी बातें हुई है। तो प्रथम ग्रंथ है उसका श्री क्रमोत्तम। इसका निर्माण
प्राय 450 वर्ष के पहले हो गया था। और इस ग्रंथ में हम शंकर की जो गुरु परंपरा, मैंने बोली ना कि गुरु की परंपरा चलती है, तो उसके बारे में यहाँ पे बहुत ही डिटेलिंग पे दिया हुआ है। और इस ग्रंथ में ये भी कहा है कि गुरु शिव से लेकर वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुक्रदेव, गोविंदपाल और शंकर का ये क्रम चलता है। और उनके अनुसार शंकर के शिष्य विश्वदेव थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथकार मल्लिकार्जुन तक का क्रम किया है। फिर सेकेंड की ग्रंथ है समूह पूजा पद्धति। तो यहाँ जो ग्रंथ है ना, उसमें सुंदर राज नाथ ने शिष्य शंकर की रचना जो है, उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि शंकर के अनंतर पहले है, उसमें ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया है। और इस प्रकार की क्रम भारतीय तीर्थ पर भी बहुत ही अवर्णित हुई। इसके बाद तीसरा जो ग्रंथ है वो है श्री विद्याणव। ये ग्रंथ संप्रति प्रसिद्ध है, और इससे ये जान पड़ता है कि शंकर के 14 शिष्य थे, 5 भिक्षु थे और 9 गृहस्थ थे। और चौथा जो ग्रंथ है वो बुद्धेश्वरी रहस्य है। तो वहां पृथ्वी पर शंकर के शिष्य गोविंद पाद के प्रशिष्य और गौड़ पाद के वृद्ध प्रशिष्य थे। तो इस इनकी जो बातें चलती है, तो वो शंकर को शिष्य कोटि के वेदांत प्रस्थान के परंपरा में चलती है। और उसके बाद जो प्राचीन परंपरा जो आचार्य थे, उनकी बात भी यहाँ पे सारी हमें मिलती है। वो कहाँ मिलती है? सौंदर्य लहरी में, आनंद लहरी में। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नेट कट हो गया है वापस यहाँ पे। हेलो, आ रही है मैम, आ रही है, आ रही हाँ है। जी, हाँ हाँ। तो इस प्रकार की जो यहाँ पराशक्ति की जो बातें चलती है, स्टार्टिंग में बातें चल रही थी ना, तो उसको लेके ये उसके विचार कराए हुए हैं शंकराचार्य जी के बाद में। उनकी बाद में जो है धीरे 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 बदलती गई। और हम देखेंगे तो आज जो ब्लैक मैजिक बोलो, तंत्र शक्ति बोलो, या जो ये 5 मैंने बोले ना 5 एम्स, उन सारी चीजों का प्रचलन बहुत ही बढ़ गया है। इसीलिए आजकल कोई भी तंत्र शक्ति या तंत्र का प्रयोग जो कोई भी करते हैं ना, उसे बहुत ही लो मानते, मतलब बहुत ही गलत मानते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, तो संसार की प्रवृत्ति और संसार सारी चीजें जो नेगेटिव है, उन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए हो रही है। तो इसका जो महत्व जो प्राचीन काल में था और अभी के काल में जो उसकी बातें चल रही है, वो पूरा अलग अलग रूप से हो रही है। इस प्रकार तंत्रिज्म का प्रचार होगा आजकल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म और तांत्रिज्म, इनको बहुत छोटे छोटे रूप में पढ़ लिया है। इसके बाद हम एक एक अभी दूसरा टॉपिक करेंगे। कोई कुछ बोल रहा है? किसी की आवाज आ रही है? वेदना क्या होता है? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हेलो, नहीं मैम, हम लोग ऐसा नहीं, नहीं मैम, हाँ अच्छी अच्छी सी आवाज आ रही है।